Hare Krishna students and welcome again to our channel Zenduka Learnings। आज के इस वीडियो में हम एक इलस्ट्रेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलस्ट्रेशन 7 हमारे ICAI के स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन है। AS14 अमलगमेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज से रिलेटेड। इस इलस्ट्रेशन के बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जनरली वो पॉइंट्स जो कि ICAI का जो इसका सॉल्यूशन है वो देखकर क्लियर नहीं होते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिर तक इस वीडियो को देखिए क्योंकि मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और पॉइंट यहाँ बताने वाला हूँ। देखिए एक्चुअली आप कहेंगे कि सर ये इलस्ट्रेशन 7 बड़ा आसान है सर, के लिमिटेड है, एल लिमिटेड हमारा किया हुआ है, एल के लिमिटेड एक नई कंपनी बन रही है, अमलगमेशन का क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान है सर कि इसमें बस अल्टीमेटली जो है वेंडर कंपनी जो ट्रांसफरर कंपनी है उसकी बुक्स बंद करनी है हमको। बिल्कुल सही बोला आपने कि ये वेंडर कंपनी की बुक्स बंद करनी है और सर वेंडर कंपनी की बुक्स बंद करना बड़ा आसान है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, सारी एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफर कर देते हैं बुक वैल्यू पर, शेयर कैपिटल को सर शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर देते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस लॉसेस को इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर कर देते हैं, परचेस कंसिडरेशन को ड्यू करते हैं, फिर कंसिडरेशन रिसीव हो जाता है, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले दे देते हैं, कंसिडरेशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर रियलाइजेशन अकाउंट बंद कर देते हैं और आखिरी में इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंसिडरेशन डिस्ट्रीब्यूट करके बुक्स बंद हो जाती है। और ये क्वेश्चन तो बड़ा आसानी से हो गया सर, बिल्कुल हो गया। देखिए फिर भी मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि दो बातें ध्यान से सुनिए कि अगर पहली बात तो वेंडर कंपनी से रिलेटेड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इलस्ट्रेशन में जो कि हमें डिस्कस करना है, जो कि जनरली स्टूडेंट कुछ इग्नोर कर देते हैं, मिस कर देते हैं। और दूसरा, अगर यही क्वेश्चन परचेजिंग कंपनी की बुक्स की एंट्रीज और बैलेंस शीट पूछ लें तो फिर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है मिस कर देते हैं, इसलिए मैं इलस्ट्रेशन ये करवा रहा हूं यहां पर। देखिए पिछले कुछ अटेम्प्ट से जो एग्जामिनेशन पेपर्स आ रहे हैं वो पेपर ICAI स्टडी मटेरियल बेस्ड ही होता है, लेकिन जो है आजकल कुछ थोड़ा सा पॉइंट चेंज कर देते हैं, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट डाल देते हैं, कोई जरा सा चेंज कर देते हैं जिससे बड़ा इफेक्ट आ जाता है। इवन कई क्वेश्चन मिलाकर कॉम्बो बनाने का, आजकल कॉम्बो का फैशन चल रहा है, दो क्वेश्चन मिला के दे दिए। तो ऐसे इस इलस्ट्रेशन में भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पॉइंट है, वो हम डिस्कस करेंगे। और साथ में परचेजिंग कंपनी की बुक्स की एंट्रीज जो है, अगर इसी क्वेश्चन में मैंने मेरी क्लास में करवाया है, मैंने तो खैर मैं अपनी क्लास में इस टॉपिक में हर क्वेश्चन में वेंडर से लेकर परचेजिंग तक कंप्लीट बताता हूं। तो यहां पर कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने परचेजिंग कंपनी की इसकी बुक्स जो है नहीं बनाई होंगी क्योंकि क्वेश्चन में पूछी ही नहीं है, बस के लिमिटेड और एल लिमिटेड की पूछी हो गया। अब यही क्वेश्चन अगर मान लीजिए परचेजिंग की बुक्स पूछ लें तो उसमें क्या गलती होने की संभावना, ये जरा ध्यान से समझिए क्या है। पहली बात देखिए, क्वेश्चन को बस फटाफट डिस्कस कर लें, कोई दिक्कत ही नहीं है। इस क्वेश्चन में जो परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है कि परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक के बदले में कितने प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है वो दिया हुआ, और एक शेयर जो है 18 रुपए की पेड अप वैल्यू, 4 रुपए प्रीमियम है, तो 22 से मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गया है। वैसे परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए एक के बदले में कितने शेयर्स दे रही है, और एक शेयर 18 प्लस 4 रुपए का प्रीमियम 22 रुपए, ये अमाउंट भी आ गया है। ठीक है, पर परचेज कंसिडरेशन जो इतना दे रखा है शेयर्स में, ये अधूरा दे रखा है। इसके अलावा और भी कुछ देंगे और वो कितना देंगे नहीं मालूम, पर लिखा है कैश में देंगे, पहली बात। और वो कैश भी कैसे निकलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू के आधार पर। किन आधार पर, इंट्रिंसिक वैल्यू। और इस क्वेश्चन में कहीं पर भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली नहीं गई है, तो उसका सिंपल सा कारण ये है कि भैया इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी शेयर की वो वैल्यू होती है जो पर शेयर वैल्यू होती है और जो नेट असेट से कैलकुलेट होती है। नेट असेट जो एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है उससे कैलकुलेट होती है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये नेट असेट कैलकुलेट कर दी गई, ऑल असेट टेकन ओवर का टोटल आ गया यहां पर, और ऑल लाइबिलिटीज टेकन ओवर का जो टोटल माइनस हो गया, तो अल्टीमेटली ये नेट असेट 15,60,000 7,90,000 आ गई है। तो नेट असेट दोनों कंपनी की, वेंडर कंपनीज की निकल गई है और इतना ही टोटल पेमेंट करना है क्योंकि, और जो शेयर्स में दिया है ऊपर जो दोनों अमाउंट कैलकुलेट हुए हैं, ये वाले दोनों अमाउंट, ये दोनों अमाउंट का जो टोटल है वो इसमें से नेट असेट में से लेस कर दिया, तो जो डिफरेंस है वो 64,000 आ रहा है दोनों कंपनीज के लिए, और वो जो है 64,000 जो है वो कैश में दे दिया गया है। देखें यहां पर ये कैश दे दिया गया है, तो अल्टीमेटली कंसिडरेशन निकल गया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आप लोगों ने क्वेश्चन करा हुआ है, तो कैश जो है
नेट एसेट कैलकुलेट की और जो शेयर्स पे पेमेंट कर रहे हैं वो हटा दिया, तो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर कैश देना है। नेट एसेट क्यों निकाली? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को बचा हुआ अमाउंट कैश में देना है, और वो बचा हुआ कितना देना है, जो उनके इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब नेट एसेट के हिसाब से है। ठीक है, पहली बात। अब इसमें जो मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, ध्यान से सुनिए। जब भी वेंडर कंपनीज की नेट एसेट निकाली जाती है, ट्रांसफरर कंपनी की नेट एसेट निकाली जाती है, तो जो परचेजिंग कंपनी नेट एसेट टेक ओवर कर रही है, ध्यान दें, तो नेट एसेट हमेशा जो है वो एग्रीड वैल्यू पर आती है। जनरली जो मार्केट वैल्यू होती है एग्रीड वैल्यू पर आती है, और मार्केट वैल्यू एग्रीड वैल्यू नहीं दे रखी है तो बुक वैल्यू पर आती है। जैसे इस सवाल में एलके लिमिटेड जो परचेजिंग कंपनी है, उसने देखिए सारी एसेट्स जो है ना ये एज इट इज जो है बुक वैल्यू पर टेक ओवर की हुई है। ठीक है, ये लाइबिलिटीज भी जो है सारी जो है बुक वैल्यूज पर टेक ओवर की गई। लेकिन इस क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन था कि जो डेटर्स हैं वो परचेजिंग कंपनी 2.5% कम पर ले रही है और इन्वेंट्री 2% कम पर ले रही है। ठीक है ना, तो यहां पर मैं डेटर्स के लिए एक पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुने। आप यहां पर ये डेटर्स जो क्वेश्चन में दे रखे हैं, जैसे मैं के की बात कर रहा हूं, ये 2,75,000 के दे रखे हैं, इसका 2.5% निकालेंगे तो 6,875 आएगा। ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हैं, दोनों कंपनीज का। मैं के का एग्जांपल ले रहा हूं, तो नेट अमाउंट मॉड्यूल में यहां लिया गया है। तो पहले तो इस बात को दिमाग में रखें कि ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं डेटर्स को ग्रॉस वैल्यू पे ले लें और नीचे लाइबिलिटीज में लेस करके प्रोविजन 6875 का ले लें, डेटर्स पे प्रोविजन बनता है। ठीक है, या नेट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। लेकिन मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि प्रोविजन लेना ज्यादा सही क्यों है। ठीक है ना, वैसे भी क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि बैड डेट्स हुए हैं। डेटर्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो हम फ्यूचर लॉस के लिए प्रोविजन बनाते हैं। तो खैर मेरा यहां पर ये कहना है कि आप इसमें जो है डेटर्स को ग्रॉस वैल्यू पे लें और नीचे जो लाइबिलिटीज है उसमें प्रोविजन 2.5% लेस करें, इफेक्ट वही आने वाला है। तो अब यहां पर मेन बात एक और क्या है, ध्यान से समझें कि हम जानते हैं कॉन्सेप्ट यही है कि नेट असेट हमेशा एग्रीड वैल्यू पे आती है, मार्केट वैल्यू पे आती है, टेकन ओवर जो वैल्यू है उस पे आती है। जैसे कि इन्वेंट्री डेटर भी लिए, तो इस क्वेश्चन में डिबेंचर 2 लाख पे क्यों लिए? के लिमिटेड के जो डिबेंचर है 2 लाख रुपए के, क्वेश्चन में मेंशन्ड है वो, ध्यान दें कि वो नई कंपनी जो परचेजिंग कंपनी है वो अपने नए डिबेंचर इश्यू करेगी और इन पुराने डिबेंचर को 5% डिस्काउंट पे रिडीम करेगी। ठीक है ना, जो रिडीम होगा वो 5% डिस्काउंट पे होगा। रिडेम्पशन जब डिस्काउंट पे हो रहा है मतलब कि कम पैसे दिए जा रहे हैं, मतलब 5% कम, यानी डिबेंचर जो टेक ओवर हुए हैं वो 1,90,000 की वैल्यू आ रही है। 2 लाख के जो डिबेंचर है के लिमिटेड के, परचेजिंग कंपनी उन्हें 1,90,000 रुपए या तो पेमेंट करेगी, पर यहां नया डिबेंचर इश्यू हो रहा है। तो यहां पर जब हम जानते हैं कॉन्सेप्ट ये है कि नेट असेट एग्रीड वैल्यू पे आती है, तो इस डिबेंचर में 2 लाख क्यों लिए इस क्वेश्चन में, जबकि आप इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन देखेंगे हमेशा जो टेक ऑन ओवर वैल्यू वो ली गई है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा इसलिए हुआ है, कई लोगों का ध्यान चला गया है, मैंने क्लास में बताया भी था, लेकिन ध्यान दें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये यहां पर ये वर्ड लिखा है आफ्टर टेक ओवर। ये जो डिस्चार्ज हो रहा है ये टेक ओवर के बाद हो रहा है। ठीक है, इसलिए टेक ओवर 2 लाख पे ही हुआ है। मतलब कॉन्सेप्ट नहीं बदला, कॉन्सेप्ट तो यही है कि जो एग्रीड वैल्यू है, तो एग्रीड वैल्यू 2 ही लाख है, वो टेक ओवर के बाद, मतलब एग्जाम में ये अगर लाइन ये एज इट इज क्वेश्चन आ जाए, कई लोग याद करके चले जाते हैं ना, और ये यहां से ये चीज हट जाए बस, तो आपको फिर 2 लाख नहीं लेना, आपको 190 लेना पड़ेगा। परचेजिंग कंपनी ने जो टेक ओवर किया है वो 5% डिस्काउंट, आफ्टर टेक ओवर नहीं है एडजस्टमेंट, ये टेक ओवर पे ही उसकी वैल्यू तय की गई है, तो 190 लेना पड़ेगा। तो इस बात को ध्यान रखें, एग्जामिनेशन में अगर यही क्वेश्चन ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आता है और उसमें अगर ये आफ्टर टेक ओवर वाली लाइन नहीं है, जो कि इसके अलावा कई क्वेश्चन में डिबेंचर का एडजस्टमेंट है नहीं है, तो हमेशा उसमें नेट एसेट की कैलकुलेशन में जो एग्रीड वैल्यू है वही ली गई है, तो यहां पर भी 190 ही आएगा। सिर्फ ये आफ्टर टेक ओवर लिखा होने की वजह से हमने 2 लाख लिया है, पहली बात ये क्लियर हो जाता है। अब दूसरी और महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूं ध्यान से समझें, अगर इसी क्वेश्चन को परचेजिंग कंपनी की बुक्स में पूछ लिया जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट मिस कर देंगे, वो क्या है, ध्यान दें, यहां कहीं नहीं है। जिन लोगों ने मेरी क्लास अटेंड नहीं की हुई है या परचेज जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने परचेजिंग कंपनी की बुक्स इस क्वेश्चन में कभी नहीं बनाई है, वो परचेजिंग कंपनी की बुक्स इस क्वेश्चन में बनाएं और उसको देखें, क्योंकि इसमें एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान दें। एक,
पहली बात तो परचेज बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर की दो एंट्रीज होंगी, एल लिमिटेड और के लिमिटेड की, कंपाउंड भी कर सकते हैं, है ना, बिजनेस परचेज की एंट्री होगी। फिर ऑल असेट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज होगी, टू बिजनेस परचेज एंट्री हो जाएगी, के लिमिटेड की एसेट टेक ओवर हो जाएगी और लाइबिलिटी, और एल लिमिटेड की भी एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद एंट्री होगी लिक्विडेटर ऑफ के लिमिटेड डेबिट, लिक्विडेटर ऑफ एल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कंसिडरेशन डिस्चार्ज करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विटी शेयर आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर से 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट आ जाएगा, और दोनों प्रीमियम पे इशू है तो इक्विटी और प्रेफरेंस के दोनों के जो नंबर्स हैं इंटू 4 रुपए प्रीमियम है, क्वेश्चन में मेंशन्ड है, तो एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। दूसरी बात है ना, अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है, इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट है, देखिए वो एडजस्टमेंट है कि के लिमिटेड के डेटर्स में 20,000 शामिल है जो एल के क्रेडिटर्स हैं, मतलब इंटर कंपनी ओइंग्स, और एस 14 कहता है इंटर कंपनी ओइंग्स जो है वो एलिमिनेट होती है। जब एल के लिमिटेड की बुक्स में आप एंट्री करेंगे तो एल लिमिटेड और के लिमिटेड की एसेट लाइबिलिटी टेक ओवर करेंगे, तो उसमें के लिमिटेड के डेटर्स भी आएंगे जो ग्रॉस वैल्यू मैंने बताई थी 275 है, और उसका पीएफडीडी जो 2.5% कम करना है वो 6875 है, ठीक है। तो अभी तो ये क्वेश्चन वेंडर कंपनी के लिए पूछा था तो आपने डायरेक्ट लेस करके दिखा दिया, पर यही क्वेश्चन अगर परचेजिंग कंपनी के लिए पूछते हैं तो उसमें आप जब इंटर कंपनी में ये डेटर्स आ गए हैं 275 के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो भाई अल्टीमेटली 20,000 तो ग्रॉस अमाउंट है ना, तो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्रेडिटर किसके कम होंगे, एल के, और डेटर किसके कम होंगे, के। तो के जो ग्रॉस डेटर है, ग्रॉस डेटर दे रखे हैं 20,000, तो 20,000 के ग्रॉस डेटर्स जो हैं ये कम किया आपने 20,000 रुपए से के। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोविजन उन्हीं डेटर्स पे तो होगा जो डेटर्स हैं। जब डेटर्स ही नहीं रहे तो प्रोविजन किस बात का, जब तुम ही नहीं तो तुम्हारी यादें क्यों। तो वो जो प्रोविजन आपने बना रखा है, आपने मॉड्यूल में तो वो नेट कर दिया, पर मैं कह रहा हूं डेटर्स को अलग लाइए, प्रोविजन को अलग लाइए। अब आप जब के लिमिटेड की बुक्स में, एल के लिमिटेड की बुक्स में, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में जब के डेटर्स आएंगे 275 और प्रोविजन आएगा 6875, है ना, नेट अमाउंट मॉड्यूल में किया हुआ है, तो फिर ये डेटर जब रिवर्स हुए हैं तो 20,000 का भी 2.5% यानी कि 500 रुपए ये प्रोविजन भी रिवर्स करना पड़ेगा, और इसकी एंट्री होगी, प्रोविजन बनाने की एंट्री थी पीएनएल टू प्रोविजन, रिवर्स करने की एंट्री की प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 500 रुपए से। और चूंकि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, क्योंकि मर्जर तो है नहीं, क्योंकि बुक वैल्यू चेंज होगी इन्वेंट्री की और डेटर की, तो यहां पर गुडविल या कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है, तो कैपिटल रिजर्व में हम बेच सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री है, अगर परचेजिंग कंपनी की बुक्स इस क्वेश्चन में पूछी जाती तो ये प्रोविजन भी आपको रिवर्स करना पड़ता, या फिर वो जो इंटर कंपनी ओइंग्स वाली एंट्री वो नेट अमाउंट से करनी पड़ती ना डेटर्स के। क्रेडिटर्स तो 20 के ही, क्रेडिटर्स में कोई प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो के डेटर्स है उस पर 2.5% का प्रोविजन बना हुआ है। क्लियर? तो इसीलिए मैं कहता हूं डेटर्स को 275 को अलग लिखिए, 6875 को अलग लिखिए, और 275 में से 20 के डेटर्स रिवर्स हुए तो 6875 का उतना ही प्रपोर्शन या 2.5% निकाल के आप लोग रिवर्स कर दीजिए। तो जब भी डेटर्स कम होंगे, कम क्यों कम हो रहे हैं, यहां पर इंटर कंपनी ओइंग्स की वजह से डेटर्स कम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो डेटर्स कम हो रहे हैं तो रिलेटिव प्रोविजन भी रिवर्स होगा, तो ये एंट्री अक्सर मिस कर जाते हैं हम लोग। और कैपिटल रिजर्व जो है, और इस सवाल में वैसे तो कोई जो असेट लाइबिलिटी टेक ओवर है उसमें कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा, क्योंकि कंसीडरेशन नेट असेट टेकन ओवर के बराबर ही है, पर ऑलरेडी पहले से के लिमिटेड की गुडविल है, तो वो गुडविल और ये कैपिटल रिजर्व आप राइट ऑफ कर सकते हैं, या यहां पर ये कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो गया, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं तो आप गुडविल भी अल्टीमेटली पीएनएल से राइट ऑफ भी हो जाती है। खैर, तो यहां पर ये प्रोविजन रिवर्स करना इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और एक आखिरी बात, अब ये जो डिबेंचर डिस्चार्ज होंगे, जो डिबेंचर असेट लाइबिलिटी टेक ओवर हुई है, तो 5% डिबेंचर अकाउंट जो है वो 2 लाख रुपीज के लिमिटेड जो है उसके डिबेंचर परचेजिंग कंपनी की बुक्स में आएंगे, ऑल असेट डेबिट टू लाइबिलिटी में 2 डिबेंचर भी आएंगे। अब इनको डिस्चार्ज करना है तो 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, 2 बैंक की जगह 6% डिबेंचर 190 हो रहा है, 5% कम देना है, और जो बाकी है वो डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन है, तो टू डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन 10,000 रुपए का है। अगेन चूंकि ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का सवाल है, तो ये जो प्रॉफिट है इसको आप कैपिटल रिजर्व में भी भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, 3 इंपॉर्टेंट बातें वापस से 1 मिनट में बता देता हूं कि अगर इस क्वेश्चन में आफ्टर टेक ओवर नहीं लिखा होता तो जो नेट असेट निकालते वक्त जो डिबेंचर का अमाउंट है वो 2 लाख की जगह 190 आता, कॉन्सेप्ट वही है।
190 आना चाहिए। दूसरी बात, अगर परचेजिंग कंपनी की बुक्स हमें बनाने को आती तो बाकी सारे चेंजेस भी मैंने एंट्रीज आपको बता दी है, लेकिन मेन एंट्री क्या है कि अगर वो जो इंटर कंपनी ओइंग की वजह से जो डेटर्स कम हो रहे हैं, क्रॉस डेटर्स, तो रिलेटिव प्रोविजन भी रिवर्स होता। ठीक है, और फिर नए डिबेंचर की जगह पुराने डिबेंचर की जगह नए डिबेंचर इश्यू हो रहे हैं, और उसका जो डिफरेंस आता दैट इज डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, तो चलिए, मेनली यही बात मुझे बतानी थी, और इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।